स्टार्ट कर दे। हो गया, ब्लू कलर आ गया वहां पे, गुड। सुनिए, सबसे पहले मैं पहले चैप्टर से शुरुआत करता हूं। राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में ऑब्जेक्टिव में आएगा कुछ ना कुछ। वैसे तो सवाने याद कर ली अपन ने इनकी, लेकिन फिर भी सिर्फ सुनते जाना और जहां मेरा पेन पॉइंट हो रहा है वहां देखते जाना। ओके, राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का, जिला सियालकोट में पैदा हुए। बात हो गई खत्म। ओके, बाकी मैंने सवाने याद करा रखी है, वहां से आपको जितनी याद हो जाए उतनी कर लेना। इनकी वफात 1984 में हुई है, पैदाइश 1915 में हुई है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, अब इनके बारे में इब्तिदाई तालीम में मैंने वहां लिखा दिया, तालीम तरबियत में, कि ये यहाँ पढ़ाई की, ये किया, ये किया। फिर इन्होंने कौन कौन से रिसाले लिखे, तो इनका सबसे मशहूर नावेल है एक चादर मेली सी। एक चादर मेली सी इनका नावेल है। किनका है? राजेंद्र सिंह बेदी का। अब जिनको पढ़ना कम आता है वो गौर कर ले, एक चादर मेली सी कहां लिखा हुआ है, तो देखो राजेंद्र सिंह बेदी का नावेल्ट, नावेल्ट लिखते हैं उर्दू में नोवेल को, एक चादर मेली सी, एक चादर मेली की, मेली सी उनकी तसानीफ में सबसे ज्यादा मशहूर है। वैसे तो बहुत कुछ है, जैसे सात खेल। अच्छा, उनके ड्रामों में कौन है? बेजान चीजें और सात खेल। उनके ड्रामे कौन है? बेजान चीजें, बेजान चीजें, बेजान, ये बेजान तो इजी है, चीजें ये भी आपने देख लिया, और सात इजी है, खेल का हा या और लाम, खेल इजी हो गया। अब अगर आता है राजेंद्र सिंह बेदी के नावेल्ट का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे एक चादर। उनके दो ड्रामों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे सात खेल, बेजान चीजें। किन के बारे में? उनकी पैदाइश 1915, 1984 में वफात। इब्तिदाई तालीम उन्होंने डस्का में पैदा हुए, तहसील डस्का, जिला सियालकोट में पैदा हुए। ओके, उसके बाद इनके और ये इन्होंने क्या क्या रिसाले निकाले, याद हो गया? फिर से देखिए वापस से इनके अफसाने के बारे में बात कर लेते हैं। दाना व दाम, ग्रहण आजादी से पहले हो चुके थे। कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बोध, ये जितना याद हो लिख देना। मैं यहां से आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आया कि राजेंद्र सिंह बेदी का सबसे मशहूर नावेल कौन है, तो एक चादर मेली सी। उनके ड्रामे का नाम क्या है? सात खेल, बेजान चीजें। ओके, सात खेल, बेजान चीजें। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे के पास, देखो बेटा, अगर किसी बच्चे के पास बुक है, तो मैं जिन जिन चीजों पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, तो बहुत समझदारी की बात है कि वो सर्कल और पॉइंट आउट कर ले। सुन लिया? तुमने सुना बेटा? नहीं, जिनके पास है, जरूरी नहीं सबके पास हो, फिर आप फोटो ले लेना उन चीजों की, ये है इसके पास, तुम्हारे पास कुछ भी हो तो वहां अंडरलाइन कर लो, है ना? अब अच्छा, डिस्टर्ब मत हो आपस में, नहीं है तो देखो याद यही हो रहा है। चलो नेक्स्ट, भोला। अब आपको मान लो मेदा कॉलम में आता है कि भोला जो चैप्टर है इसके मुसन्निफ कौन है? भोला चैप्टर के मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी। भोला की मां का नाम माया। भोला की मां का नाम, भोला की मां के घर कौन आने वाला था? उनका भाई। भोला की मां रक्षाबंधन के लिए आने वाला था। भोला के दादाजी किनसे मिलने जाने वाले थे? पटवारी से। ओके, अब इससे इन बात से कोई लेना देना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अवैस बेटा यार, शुरुआती है अभी, ठीक है भैया। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन चैप्टर का इसेंस मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूं मैं, है ना?
थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। इस अफसाने में भोला की भोली भाली बातें, उसकी जहानियत और शरारत, और फिर अचानक उसका गायब हो जाना दिलचस्प और बड़ा असरअंदाज में बयान किया गया है। अफसाने में भोला के किरदार के जरिए एक बच्चे की नफ्सियात बड़ी खूबी के साथ पेश की गई है। उस जमाने में बेवा औरतों का समाज में कोई मकाम नहीं था और ये समझा जाता था कि औरतों का सोहर मर गया हो उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है। ना तो वह अच्छा खाना खा सकती थी और ना ही महंगे लिबास पहन सकती थी। मुसन्निफ ने इस अफसाने में बूढ़े दादा के जरिए समाज के उस रवैये की मुखालफत की है ताकि बेवा औरतों को समाज में बेहतर मकाम हासिल हो सके। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है, सवाल के जवाब। भोला को गीता का शौक क्यों सुनता था? तो भोला को गीता का महात्म सुनने का बहुत शौक था। गीता का महात्म मोरल ऑफ द स्टोरी सुनने का बहुत शौक था। इसका आंसर तो नोट्स में भी है, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि भोला को गीता का महात्म सुनने का बहुत शौक था। बस इतना सा, वो महात्म सुनकर बहुत खुश हो उठता था। औरतों का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है? तो औरतों का दिल इसलिए कही है, इसलिए कही है क्योंकि औरत के दिल में घर के सभी मेंबरों के लिए मोहब्बत, शोहर के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और अपने वालिदैन के लिए भी मोहब्बत होती है और बहुत सब्र करती हैं औरतें, चाहे कोई उनके ऊपर कितना भी जुल्म करे। इसलिए शायर ने ऐसा कहा है। जो जैसी आप इसको बना के मर्जी से लिख सकते हैं। भोला कहाँ चला गया था? भोला सड़क के उस पार चला गया था अपने मामू को देखने। देखो, सड़क के उस पार, ये सड़क हो गया सड़क के उस पार, सड़क के उस पार, कोई दिक्कत है इसमें? सड़क के उस पार चला गया था। भोला की वापसी के मंजिल को अपने अल्फाज नहीं, बाकी आप समझ गए क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन आता है कि औरतों को समाज में कैसा, बेवा औरतों के साथ समाज, तो बेवा औरतों को ना अच्छा में खाना खा सकते, ना महंगा लिबास पहन सकते थे, ये सब कंडीशंस थी। ओके, समझ में आ गई बात? चल, ये हो गया चैप्टर अपना खत्म। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अपन करते हैं बात, है ना। अब मैं बात करता हूं आपसे कि सबसे पहले तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई 1915 में, राजेंद्र सिंह बेदी की वफात हुई 1984 में। ये तहसील डस्का, जिला सियालकोट में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हुई। उसके बाद ये बाहर दिगर तालीम के लिए चले गए और बहुत सारी अच्छी अच्छी तालीमें हासिल की इन्होंने। और इन्होंने जो लिखा है, इनके नावल का नाम है एक चादर मिली सी। इनके ड्रामे हैं सात खेल और बेजान चीजें, ठीक है। इनके अफसाने हैं दाना बादाम, हमारे हाथ कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए, हमारे दुख हमें, तुम्हारे दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दो, तुम्हारे नहीं, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, आप सवाने में भी लिख के आ जाएंगे अपन, नो डाउट, ठीक है। सवाने में क्या पॉइंट लिखोगे? पैदाइश, वफात, तालीम, तरबियत, अफसाने, ड्रामा, नावेल, बस इतने में काम हो जाएगा अपना। ओके, नोट्स में थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अरे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है यार। नेक्स्ट चैप्टर, ये बात याद हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोलो, हो कि नहीं हुई? पैदाइश कहाँ है, वफात कहाँ है, नावेल का नाम क्या है, ड्रामे का नाम क्या है, अफसाने का नाम क्या है? हो गया। अगर आपके पास कहीं टिक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिखना सीख जाओगे। कहीं टिक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिखना सीख जाओ। नहीं तो वीडियो देख के वहां मैं टिक कर ही रहा हूं बड़े बड़े अक्षरों में, यहां से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। सादत हसन मंटो, सादत हसन मंटो नाम है इनका, लुधियाना पंजाब में पैदा हुए, बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। लगा टिक? अरे यार, सबका याद करेगा तो कितने याद करेगा बता मुझे।
यहां देखो, मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी थी हकीकत निगारी। क्वेश्चन आएगा, मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? तो आपको लिखना है हकीकत निगारी। मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? तो हकीकत निगारी। आप रिपीट मत करिए, आज सुनिए मुझे। सादत हसन मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? तो मतलब सच्चाइयों का बयान। हकीकत निगारी, सच्चाइयों का बयान। सादत हसन मंटो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? हकीकत निगारी। उसके बाद नया कानून, टोबेक टेक सिंह के अलावा सियाह हसीए के मुख्तसर अफसाने इस बात की का सबूत हैं, है ना। अब सुनिए, क्वेश्चन आएगा, मंटो के दो अफसानों के नाम लिखिए। मंटो के दो अफसानों के नाम। तो पहला अफसाना नया कानून और एक ट्यूबेक, कहां लिखा यार, ट्यूबेक टेक सिंह, है ना, टोबा टेक सिंह, है ना। अब सुनिए, दो अफसाने हो गए। अब क्वेश्चन आएगा, मंटो का पहला अफसाने का नाम। सादत हसन मंटो के पहले, तो पहला अफसाना है तमाशा। पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा मंटो का पहला अफसाना था, जो उन्होंने जलियांवाला बाग के नाम मुतासिर होकर लिखा था। मंटो का पहला अफसाना टोबा टेक सिंह। मंटो का पहला अफसाना तमाशा था। तमाशा कैसा लिखा हुआ है बच्चों? बहुत ध्यान से देखो। तमाशा कैसा लिखा हुआ है? ध्यान से देख के बताइए मुझे। मंटो का पहला अफसाना तमाशा था। मंटो का पहला अफसाना। मंटो के दो अफसानों के नाम लिखिए, नया कानून, टोबा टेक सिंह, या तमाशा भी लिख सकते हैं, नो डाउट। कानम नहीं, कानून। मंटो के अफसानों का मेन क्या खूबी थी? हकीकत निगारी। क्या खूबी थी? हकीकत निगारी। वेरी गुड। क्या खूबी थी? हकीकत निगारी। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, हकीकत निगारी। सादत हसन मंटो पंजाब के लुधियाना में पैदा हुए। सादत हसन मंटो का पहला अफसाना नया तमाशा था, जो उन्होंने जलियांवाला बाग से मुतासिर होकर लिखा था। सादत हसन मंटो का एक अफसाना नया कानून भी है और एक टोबा टेक सिंह भी है। और सादत हसन मंटो के अफसानों की खूबी थी कि हकीकत निगारी। इतनी बात याद हो गई, नो डाउट एक आध मार्क्स आपको एग्जाम में आ जाएंगे। सादत हसन मंटो ने यहाँ पे जो चैप्टर है अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है नया कानून। क्या नाम है बेटा? थोड़ा सा दो मिनट में इसकी कहानी में आपको एक्सप्लेन करता हूं। नया कानून एक सीधे साधे अनपढ़ तांगे बान मंगू कोचवान का मतलब तांगे चलाने वाले का नाम है। ये लाहौर में तांगे चलाता है, सवारी को लाता ले जाता है, और इसको ना बहुत शौक होता है लोगों की बातें सुनने का। जो समझदार लोग, वकील या तालिबे इल्म कॉलेज के जो बातें करते हैं, उनको सुनता है और जानकारी हासिल करता है नई नई। और अपने अड्डे पे जहां सारे तांगे वाले बैठते हैं, वहां ये बताता है कि देखो आज ऐसा मार्केट में ये बात चल रही है। और इसलिए अपने अड्डे पे सबसे समझदार समझा जाता था कि यार इसको बहुत जानकारी रहती है हर बात की। तो ये इसको जानकारी कहाँ से मिलती थी? इसको जानकारी मिलती थी इसके सवारी, इसके जो तांगे में बैठती थी, उनकी बातों को सुनकर ये जानकारी हासिल कर लेता था। अब लेकिन उस दौरान इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था। इंडिया के ऊपर अंग्रेज काबिज थे। ये अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था और अंग्रेजों को गोड़े चिट्टे बंदर कहता था। और नफरत क्यों करता था? क्योंकि अंग्रेज इंडिया पे काबिज थे। पहला, अंग्रेज इंडिया पे काबिज थे। दूसरा, अंग्रेज इस पे बहुत गरीबों पे बहुत ज्यादती और बहुत बदतमीजी करते थे, बहुत बदसुली की करते थे। इसलिए ये अंग्रेजों से नफरत करता था। नो डाउट अंग्रेजों से नफरत करता था क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा ज्यादती करते थे और इंडिया पे काबिज थे। ओके, नया कानून आने की जानकारी कैसे लगती है? तो नया कानून आने की जानकारी अपनी सवारियों की बातें सुनकर लगती है। ठीक है, अंग्रेज क्या होता है भैया, इसको पता चलता है नया कानून आ रहा है। नया कानून का नाम था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो इसको लगता है कि अब तो भारत आजाद हो जाएंगे।
और भैया अंग्रेज बैठता है इसकी गाड़ी में और अंग्रेज से पैसे कम देता है इसको सवारी के, तो इसको आता है गुस्सा कि अब तो हम आज़ाद होने वाले हैं, और अंग्रेज को अच्छा कूट देता है। वो पुलिस पकड़ के ले आती, क्यों मारा भैया? फिर पुलिस इसको खूब मारती है। इसको लग रहा था कि नया कानून आ गया, अब तो हम आज़ाद हो गए, नो टेंशन, कूटो अंग्रेजों को, पहले ही पैसे कम दे रहा है, तो ये खूब कूट देता है अंग्रेजों, ठीक है। और इस चक्कर में जेल वेल जाता है, बाद में छूट जाता है। तो ये पूरी कहानी एक अफसाना है, ठीक है, किसका? मंगू कोचवान का, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये जो अफसाना है नया कानून किसने लिखा? सादत हसन मंटो। सादत है नया कानून के राइटर कौन है? सादत हसन मंटो। वापस से 1 मिनट का रिकेप लेते हैं। सादत हसन मंटो के पहले अफसाने का नाम तमाशा, दूसरा टोबा टेक सिंह, नया कानून, ये हो गए। पहला अफसाना ये है, इनके अफसानों की खूबी हकीकत निगाह। अरे जो पूछेगा वो लिखना बेटा। बहुत सारे चैप्टर बचे, सुन लिया? ये जिसका संस्कृत है उसको जाने दे, आज संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूं। ऊपर बोल देना कि एक बोतल में पानी दे दो। देखिए क्वेश्चन सुनिए। अरे अब क्या करें बेटा, वीडियो में रिकॉर्ड तो होएगा ना, अब क्या करें? उस्ताद मंगू कौन था? उसने दुनिया के हालात की खबरें किस तरह से हासिल करता था, मिला करती थी? पहला, अब 2 क्वेश्चन इसके अंदर। उस्ताद मंगू लाहौर का एक तांगेबान था। उस्ताद मंगू लाहौर का एक तांगेबान था या तांगे चलाने वाला था। दुनिया के हालात की खबरें उसे सवारियों की बातें सुनकर मिला करती थी। हो गई बात खत्म। दुनिया के हालात की खबरें उसे सवारी की बातें सुनकर मिला करती थी, बात खत्म। मंगू कोचवान अंग्रेजों से क्यों नफरत करता था? पहली बात, क्योंकि अंग्रेज इंडिया पर काबिज थे, क्योंकि अंग्रेज इंडिया पर काबिज थे, क्योंकि अंग्रेज इंडिया पर और गरीबों पर और मंगू कोचवान जैसे लोगों पर बहुत जुल्म ज्यादती करते, बात खत्म। इसलिए वो नफरत करता था। नया कानून के आने की खबरें मंगू कोचवान को क्यों खुश था? इसलिए खुश था कि उसको लगता था कि अब उसका देश आजाद हो जाएगा। ऐसा लगता था कि इंडिया आजाद हो जाएगा और अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, ठीक। मंगू के किरदार, अब यहां पे देखिए, जेल के अल्फाज के मुतजाद लिखिए। तो यहां एक चीज समझिए बेटा, ये डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? कैमरा देखो एक बार, देखो बेटा, अपने को कैमरा सेट करते नहीं आता, एडिट करते नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आप लोगों की एग्जाम हो जाएगी, फिर कुछ उसमें सुधार करेंगे। सुनिए, ये हो गया। मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं? हाँ, मैं जो बोल रहा सुनिए। अब आपको क्या लिखना है? ऐसे अल्फाज जो उल्टे मानी अदा करें। ऐसे अल्फाज जो उल्टे मानी अदा करें। आपको मैंने नोट्स दिए थे, नोट्स में मैंने बोला था कि एक पैराग्राफ बना दे। यहां पे लिखा हुआ है ऐसे अल्फाज जो उल्टे मानी अदा करें मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं। लेकिन मुतजाद की डेफिनेशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये आएगा कि बेटा जंग का उल्टा क्या है? अमन। और देखो अमन बड़ा इजी है, अमन। और अगर मैं यहां अमन की जगह आग को चा बना दूं, चमन, देखो कितना इजी है, अमन चमन, ठीक है। जंग का उल्टा कौन है? जदीद का कदीम। जदीद का कदीम। जदीद का कदीम कैसे लिखेंगे बेटा? कदीम मैंने उल्टा वहां ले गया, नीचे लेना है, नहीं होगा। जदीद का कदीम, ठीक है। सत का असत। सत का सस्त। अच्छा ये सुस्त है, 2 बार सीने में सत पड़ रहा है। सुस्त का तेज। और इसमें देखो ये लिखा है, ये सुस्त लिखा है ना, तो ये सीन को चा बना दो बस।
चुस्त, तो उल्टा करना है बस। सुस्त, चुस्त। सुस्त मतलब आलसी और चुस्त मतलब तेज चल रहा। सरूर का मतलब गम, तो गम तो गम, सरूर मतलब गम। और गुमान का यकीन, गुमान का, गुमान का, गुमान का यकीन, गुमान का। चलो वापस से मुतजाद लिखते हैं। जंग का अमन, जदीद का कदीम, सुस्त का चुस्त, सरूर का गम, गुमान का यकीन। ओके, मुहावरा उसमें सत लिखा है, वो सुस्त है एक्चुअल में, है ना। चलो सुनो मेरी बात, देखो अब आगे है मुहावरा किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन है। अब मुहावरे में अल्फाज नहीं बोलना, वह कलमा जो कोई खास माने अदा करे, वह कलमा जो अपने लफ्ज से हटकर कोई खास माने अदा करे, उसे मुहावरा कहते हैं। इसके आखिर में ना आना जरूरी है। जैसे हवा से बातें करना, एग्जाम्पल हो गया हवा से। वह कलमा जो खास माने अदा करे, उसे, जैसे हवा से बातें करना। अब देखो, हाँ, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मंगू का तांगा सड़क पे आते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगता था। खून खोलना, बहुत गुस्सा आना। अंग्रेज को देखकर मंगू का खून खोल गया। जान में जान आना मतलब इत्मीनान होना। भोला को पाकर उसकी मां के जान में जान आ गई। नजला गिरना का मतलब किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाना। जैसे मैंने उसमें लिख रखा है नोट्स में कि जैसे अफसर की डांट खाकर चपरासी ने घर वालों पे नजला गिराया। हो गया, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर सेकंड के बारे में फिर से बात कर लेता हूं। पहला था कि सादत हसन मंटो पंजाब के लुधियाने में पैदा हुए। उनका पहला अफसाना तमाशा है। उनका एक और अफसाना नया कानून और तौबा टैक्स सिंह है। और उन्होंने, उनके अफसानों की खासियत है हकीकत निगारी। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मंगू कौन था, तो तांगेबान था। खबर उसको सवारियों की बातें सुनकर मिलती थी। अंग्रेजों से नफरत करता था क्योंकि वो इंडिया में काबिज थे और उस पे और गरीबों पर ज्यादती करते थे। ओके, तो इसलिए वो उनको गोरे चिट्टे बंदर कहता था। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ रहे हैं हम। अमन, जंग का मुतजाद अमन है। जदीद का कदीम है। गुमान का यकीन है। सुस्त का चुस्त है। सरूर का गम है। ओके, यही मैंने पढ़ा है इस चैप्टर में। हाथों हाथ रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हयातुल्लाह अंसारी। एक्चुअल में थर्ड जो चैप्टर है अल्ताफ हुसैन हाली। सेकंड चैप्टर जो है वो ओमिट है। वीक है ना थर्ड चैप्टर, ओमिट। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। मौलाना आपको ईयर वियर याद नहीं करना, ऑब्जेक्टिव आएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। आपको रिपीट नहीं करना, सुनना है। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इनके बारे में दो बातें सुनिए। एक तो मुस्तफा खान सेफ्ता और मिर्जा गालिब जैसे शख्सियतों से फैज हासिल। मुस्तफा खान सेफ्ता और मिर्जा गालिब
बहुत बड़े उर्दू और फारसी के शायर थे अपने जमाने के, बहुत बड़े, मुस्तफ़ा खान सेफ्ता और मिर्जा गालिब। तो इनके शागिर्द बनने के लिए ये पानीपत से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं बहुत दिनों तक, जब तक इनका नाम नहीं हो जाता। फिर जब इन दोनों की डेथ हो जाती है, मुस्तफ़ा खान सेफ्ता और मिर्जा गालिब की, तो पानीपत से वापस वो लाहौर आ जाते हैं। कौन? अल्ताफ हुसैन हाली। फिर से सुनना, अल्ताफ हुसैन हाली पैदा पानीपत में होते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा खान सेफ्ता और मिर्जा गालिब के वजह से, उनके शागिर्द बनने की वजह से कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली। जब इन दोनों शायरों का इंतकाल हो जाता है तो ये दिल्ली से लाहौर आ जाते हैं, दिल्ली से वापस लाहौर आ जाते हैं, दिल्ली से लाहौर आ जाते हैं। कौन? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, सुन लिया? गालिब दिल्ली से लाहौर वापस आ जाते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली नहीं, लाहौर। दिल्ली से कहाँ चले जाते हैं? लाहौर। पैदा पानीपत में हुए, फिर वहां से दिल्ली चले गए। किन का फैज हासिल किया? सेफ्ता और गालिब। और जब सेफ्ता और गालिब का इंतकाल हुआ तो लाहौर चले जाते हैं। देखो, उन्होंने उर्दू में जदीद नज्म की बुनियाद डाली, उर्दू की जदीद नज्म की बुनियाद डाली। ऑब्जेक्टिव में आएगा जदीद नज्म की बुनियाद किसने डाली? जदीद नज्म की बुनियाद किसने डाली? जदीद नज्म की बुनियाद सवाने अदब में हाली का उन्होंने कितनी सवाने लिखी? अब आएगा अल्ताफ हुसैन हाली सवाने निगार थे मेनली। कौन थे? जीवनी लिखते थे। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा हयाते सादी, फिर लिखा यादगारे गालिब, फिर लिखा उन्होंने हयाते जावेद। तीन चीजें लिखी, हयाते सादी, यादगारे गालिब, हयाते जावेद। हयाते सादी या टिक कर लो, हयाते सादी 1886 में, यादगारे गालिब 1897 में, और हयाते जावेद 901 में। सुनिए, इन्होंने तीन सवाने इनकी बहुत फेमस है, हयाते सादी, हयाते यादगारे गालिब और हयाते जावेद। हयाते जावेद में से ही इन्होंने सर सैयद का बचपन वाला चैप्टर लिखा है। सर सैयद का बचपन वाला चैप्टर इनके कौन से सवाने से लिया गया है? हयाते जावेद, जो कब पब्लिश्ड हुआ? 1901 में। जो कब पब्लिश्ड हुआ? 1901 में। वापस से सुनिए, अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा होते हैं। मुस्तफ़ा खां सेफ्ता और मिर्जा गालिब के लिए वो दिल्ली चले जाते हैं शागिर्द बनने के लिए, और जब गालिब और इनका इंतकाल हो जाता है तो लाहौर चले जाते हैं। और इनके सवाने में हयाते सादी 1886 में, यादगारे गालिब 1897 में और हयाते जावेद 1901 में पब्लिश्ड होते हैं। हयाते जावेद से ही इनका सर सैयद का बचपन वाला चैप्टर लिया गया है। समझ में आ गई बात? अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा होते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली सवाने निगार हैं, दिल्ली से वापस आते हैं जब इनका इंतकाल हो जाता है गालिब का और सेफ्ता का। ठीक है, हयाते सादी इनकी सवाने हैं, यादगार गालिब भी इनकी सवाने निगारी है, और हयाते जावेद भी इनकी सवाने निगार है। आई होप इतना बोलने के बाद अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और उसके बाद भी अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं हुए, उसके बाद भी अगर मेरे को चुप करना पड़ रहा है आपको, तो फिर आप आपके साथ भी इनजस्टिस कर रहे हैं और पूरी क्लास का भी इनजस्टिस कर रहे हैं। सुन लिया? सुन लिया? क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। इस पूरे चैप्टर में सर सैयद अहमद खां के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। तो सर सैयद खां का हाल जिस कदर हमने लिखा है, शायद नाजरीन किताब के उसको कदरे ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें, लेकिन
बायोग्राफी का असल मकसद जो हीरो के अखलाक व आदात का ख्यालात की दुनिया पर रोशन करना होता है। देखो इन्होंने बताया कि सर सैयद का बचपन कैसे गुजरा, तो बहुत ही अच्छे आला तालीम और तरबियत हुई। उनका बचपन उनके नाना के यहाँ गुजरा। उनके वहाँ खाने पीने के बहुत ही अच्छे आदाब थे। खाने का टाइम मुकर्रर था, सब एक साथ दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। खाना खाते वक्त कोई भी बातें नहीं करते थे। ठीक है। सर सैयद के मामू का नाम जैनुल आबदीन था। क्या नाम था? सर सैयद के मामू का नाम जैनुल आबदीन। सर सैयद के मामू का नाम है ना, सर सैयद के मामू का नाम, सर सैयद के सर सैयद के बचपन पैदाइश के पहले उनकी बहन भी थी और उनका एक भाई भी थे। उनकी बहन का नाम यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, सफीतुल निसा और भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान था। ठीक है। सफीतुल निसा उनकी बहन का नाम था, भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान था। बहन का नाम सफीतुल निसा और भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान। ये ऑब्जेक्टिव में ढूंढ के टिक करना। बहन का नाम सफीतुल निसा और भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान। शुरुआत में सर सैयद को इनकी खादमा का नाम मुसम्मता माँ बीबी। सर सैयद को मुसम्मता माँ बीबी, सर सैयद को मुसम्माता माँ बीबी ने, जो एक कदीम खैरख्वाह खादमा उनके घर आने की थी, एक घराने, उनके घराने की खादमा का नाम मुसम्माता माँ बीबी। मुसम्माता माँ बीबी कैसा लिखा हुआ है एक बार देख लें। खादमा का नाम मुसम्माता माँ बीबी, खादमा का नाम मुसम्माता माँ बीबी। खादमा का मतलब गुलाम, सर्वेंट, जो उनकी देख रेख करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सर्वेंट से भी बहुत ज़्यादा जिनको लगाव रहता है। ओके। मैंने अभी तक आपको यहाँ से 4-5 बातें बताई। सर सैयद का बचपन उनके नाना के यहाँ गुजरा। उनके मामू का नाम जैनुल आबिदीन था। उनके भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान। उनकी बहन सफीतुल निसा और उनकी खादिमा का नाम मुसम्माता माँ बीबी। मुसम्माता भी है और सब बंद तो रहा है। अब देखें उन्होंने बंद नहीं किया हो। भैया वो इधर देखो, रिकॉर्डिंग में ब्लू है। हाँ देखना, उसको ब्लू रहने देना है, नहीं तो चलेगा नहीं। वो मत जा, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन ले बस। देख क्या हूँ वहां से, सुनिए। सर सैयद ने अपना बचपन कैसे गुजारा, तो बहुत ही मुअज्जज अंदाज में, बहुत ही मुअज्जज नहीं आ रहा है तो बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बचपन में बहुत सारे खेल खेले और उनकी तरबियत बहुत ही आला दर्जे की हुई। ये हम लिख सकते हैं, तरबियत बहुत ही मुअज्जज अंदाज में अपना बचपन गुजारा। उनकी तरबियत तालीम बहुत आला दर्जे की हुई। उनकी तरबियत बहुत ही, बोलो समझ आ गया? पहला क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? क्वेश्चन में जब पढ़ रहा हूं तो वहां देखें, सर सैयद ने अपना बचपन कैसे गुजारा, बहुत ही मुअज्जज अंदाज में गुजारा। उनकी तालीम तरबियत आला दर्जे की हुई। सर सैयद के नाना के यहाँ दस्तरखान के क्या आदाब थे, तो ये आदाब थे कि सब खाने का एक मुकर्रर वक्त था, सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, खाना खाते वक्त बात नहीं करते थे। बात हो, लिख दोगे? सर सैयद ने बचपन में कौन कौन से खेल खेले, तो गुल्ली डंडा, खो खो, तीरंदाजी। सिर्फ आपको मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है। गिल्ली डंडा, खो खो, तीरंदाजी। गिल्ली डंडा, खो खो, तीरंदाजी, आर्चरी।
गिल्ली डंडा, तीरंदाजी, खो खो, तीरंदाजी, 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 तीरंदाजी। सर सैयद गांव जाकर क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि गांव का माहौल उनको बहुत खुशनुमा नजर आता था। हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली वो वहाँ उनको बहुत लुभाती थी, इसलिए वो गांव जाकर रहना चाहते। हो गया। मैं वापस से इस पूरे चैप्टर को रिकेप कर रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहले अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम पानीपत में हुई। मुस्तफ़ा खां सेफ्ता और मिर्ज़ा गालिब से फैज़ हासिल किया, दिल्ली पहुंच गए। मुस्तफ़ा खां सेफ्ता और गालिब के इंतकाल के बाद लाहौर चले गए। इन्होंने सवानें लिखी हैं। इनकी पहली सवानें इन्होंने जो लिखी है, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद। और एक कौन सी? हयात जावेद, हयात जावेद। हयात जावेद 1901 में हुई। हयात जावेद में ही सर सैयद का बचपन लिखा हुआ है। सर सैयद के बचपन की बात करते हैं। सर सैयद के बचपन उनके नाना के यहाँ गुजरा। उनके नाना, उनके दादा, उनके मामू का नाम जैनुल आबदीन, उनकी बहन का नाम सफ़ियतुल निसा, उनके भाई का नाम सैयद मोहम्मद खान, उनकी खादमा का नाम मुसम्माता माँ बीबी। कौन से खेल खेले? गिल्ली डंडा, माता माँ बीबी। मैं फिर से जो बोल रहा हूं सुनिए। अफसाना, ड्रामा, गजल, सवाने, रुबाई, नज्म, ये 6 डेफिनेशन जो नोट्स में दी है, याद करना ही करना है। इनमें से 3 आएंगी पहले, उसमें 1 लिखना है, फिर 3 आएंगी, उसमें से 1 लिखना है। जिनको ये याद है उनको पूरे 6 मार्क्स आ जाएंगे। जिनको याद नहीं है, बस मेरे को सुन के या ताकि मेरी नज़र नहीं पड़े, छुप के बातें कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। जो पास होके उर्दू में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मेरे को कोई आड़ी पड़ी नहीं है, ज़बरदस्ती मार ठोक के पढ़ाऊँगा उसको। ठीक है, समझ आए ना? आगे एक, जिसको लगे ये रिकॉर्डिंग में मैं बोल रहा हूँ, जिसको लगे कि नहीं अब वो नहीं झेल पा रहे हैं, वो उठ के चले जाए, नो डाउट। ठीक है, मेरी गरज है कि मुझे पूरा कराना है, मेरी गरज है एक्चुअल में, है ना, मेरा कमिटमेंट है, तो मेरी गरज हुई। आप लोगों को खैर में मेरी गरज हुई है ना, जो यहाँ खड़े रह के मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिन्हें लगे कि अब जाना चाहिए चले जाएं, नो डाउट। ओके, वापस से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनका बचपन कैसे गुजरा? तो बहुत मुअज्जज अंदाज में गुजरा। उन्होंने नीचे के लगी थी ना, मैंने तो आपके सामने लगेगा।
ए? ये स्टॉप कर दो, बाद में चालू कर रहे हैं।